हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑल 3 यूनिट्स ऑफ 11th एनसीईआरटी। सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी को कंप्लीट किया, देन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल टिश्यूज के क्वेश्चंस करे एंड लास्टली सेल बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस भी हमने किए एंड एनसीईआरटी से उसे पूरा का पूरा रिवाइज भी कर लिया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी। जैसा कि आपको पता है प्लांट फिजियो में पहले 5 चैप्टर्स थे, बट न्यू एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन को डिलीट कर दिया है। ना सिर्फ एनसीईआरटी से बल्कि ध्यान रखना है नीट के सिलेबस से भी ये दोनों चैप्टर्स डिलीटेड हैं, तो आपको ये चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करने हैं बच्चों। सो यू हैव ओनली 3 चैप्टर्स इन प्लांट फिजियो, photosynthesis, then respiration and last is the plant growth and development. Okay, तो अपकमिंग सेशंस में हम इन तीनों चैप्टर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम इस सीरीज में करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बताते जाऊंगी और साथ साथ में एनसीईआरटी से हम उन चीजों को कोरिलेट करेंगे। इट विल हेल्प यू कि जब आप खुद से घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको किस अप्रोच से उन क्वेश्चंस को करना है जिससे सिली मिस्टेक्स भी आपकी कम से कम हो और हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपका माइंड रेडी हो। ओके, चलिए, तो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसमें मैंने देखा है कि या पूरी प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं, बॉटनी की बात करूं, तो आप लोग बॉटनी पढ़ तो लेते हो, जब आप पढ़ते हो तब सबको समझ में भी आ जाता है, बट बाद में वो चीजें उतनी ही जल्दी हम भूल जाते हैं। रीजन इज कि जूलॉजी पार्ट में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ना बच्चों, वो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकली फील करते हैं, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो। बट क्योंकि प्लांट से वैसे तो नेचर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए था, बट आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्लांट से हमारा वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा है, तो हम प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं समझ पाते एंड दैट इज द रीजन कि डेली माइंड में रिवाइज नहीं होती है वो चीजें और हम उन्हें भूल जाते हैं। तो इसीलिए स्पेशली बॉटनी के आपके जो चैप्टर्स है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने का मतलब आपको टाइमली उनको रिवाइज करना होगा, जिससे एक बार आपने समझ के जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो आप भूले नहीं और आपको नीट के एग्जाम तक, एटलीस्ट नीट के एग्जाम तक तो वो चीजें याद रहें। ठीक है, अब जैसे हम इसी चैप्टर की बात करें, वैसे मैंने देखा है ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरह से दिया है बच्चों। अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के प्रिपेयर करना चाहे खुद से ही विदाउट वॉचिंग लेक्चर्स, तो नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ कौन सी चीज आ गई है। तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस के जो भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनके लेक्चर्स देखने हैं। अगर मुझे कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर उसको समझने के बाद यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। बॉटनी में स्पेशली इस चैप्टर में, अगला जो चैप्टर है रेस्पिरेशन, दोनों में बच्चों बहुत सारे साइकिल्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैम्प पाथवे, फिर वहां रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल आता है, ग्लाइकोलिसिस आता है, ETS आता है। ये सारे है ना बहुत टेक्निकल टाइप के प्रोसेस हैं, मतलब इनको पढ़ते वक्त आपको लगता है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आपको खुद बनाना होगा, एक बार नहीं 2 से 3 बार आपको हर डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और फिर आपके क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली यू ऑल नो प्लांट्स में होने वाला प्रोसेस है। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स फूड, जिससे प्लांट खाना बनाते हैं, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर फूड चेन की शुरुआत प्लांट से ही होती है। ठीक है, एक्सेप्ट अब जिस बच्चे ने 12th में इकोलॉजी पढ़ रखा है उसको पता होगा एक डेट्राइटस फूड चेन भी होती है, जहां पर छोटी सी फूड चेन होती है, जहां पर जो डेड रिमेन्स हैं उन पर डेट्राइटिवोर्स ग्रो करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, दैट इज डेट्राइटस। अदरवाइज जितनी भी फूड चेन्स हैं दे स्टार्ट विद प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना आपको पहले तो क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं बच्चों। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले से हमको पता था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक्निकली कैसे होता है। ये तो हमसे ज्यादा अच्छे से, जो इवन मैं कहती हूँ कि जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, वो हमसे ज्यादा प्लांट्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं बच्चों। हमें तो इतना कुछ पता है कि प्लांट्स से ही हमारी जिंदगी है, फिर भी हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जितनी वो देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको टेक्निकली चीजें पता है, बट रिलीजियस या जैसे भी वे में चीजों को कनेक्ट करके उनको बताया गया है कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें कैसे पता चला, हमारे अलग अलग जो साइंटिस्ट थे है ना, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। किसी को ये पता चला कि यार प्लांट्स कुछ ऐसी चीज इवॉल्व कर रहे हैं जिससे एक बेल जार के अंदर अगर प्लांट नहीं है तो चूहा मर जाएगा, कैंडल बुझ जाएगी, और अगर आपने उसी सेटअप में प्लांट रख दिया तो कैंडल भी जलती रहेगी और माउस भी सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? बिकॉज बाद में समझ आया कि एक्चुअली प्लांट्स आर इवॉल्विंग ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं, जो पूरी लाइफ के सर्वाइवल के लिए प्लैनेट पर जरूरी है।
फिर और आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर ये पता चला कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ये जो प्रोसेस हो रहा है जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ये पूरा प्लांट नहीं करता बल्कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है। नाउ यू नो कि भाई प्लांट के मैक्सिमम चीजें ग्रीन ही बनाई है नेचर ने, चाहे वो स्टेम है, लीव्स है ना, बस रूट्स ग्रीन नहीं होती और फ्लावर्स ग्रीन नहीं होते, ठीक है। फिर धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट हुए। सैक नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हाँ, ये जो प्रोसेस की बात हो रही है ना, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स शुगर्स बनाते हैं, है ना, एस फॉर सेक, एस फॉर शुगर, प्लांट शुगर बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, अगेन एस फॉर स्टार्च। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है कि आप कैसे ध्यान रखेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट का है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी इसका नाम नहीं आया है फोटोसिंथेसिस, उन्होंने कहा ये जो स्पेशल प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, जो ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, जिससे शुगर बन रही है, स्टार्च में बदल रही है, ये स्पेशल बॉडीज में हो रहा है। बाद में समझ आया कि वो जिन स्पेशल बॉडीज की बात कर रहे थे वो क्लोरोप्लास्ट यानी ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है। फिर बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए। एंजलमैन ने एक पूरा एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम सॉरी, दोनों थे क्या, अच्छा एक्शन स्पेक्ट्रम बाद में आया था, उन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब किया, है ना। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है तो ऑक्सीजन किस पर्टिकुलर कलर पे सबसे ज्यादा इवॉल्व हो रही है। विबग्योर होता है सनलाइट में, तो उसमें ब्लू एंड रेड लाइट पे वी नो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा रेड लाइट पर होता है। तो वो एक्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू एंजलमैन ने ही हमको फर्स्ट टाइम समझाया। और लास्टली वॉन नील नाम के साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये क्लियर किया कि ये जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस की एक बेसिक इक्वेशन हमें समझ में आ गई थी, हमें मतलब हमारे साइंटिस्ट को, कि भाई यहाँ पर CO2 गैस यूज हो रही है, वाटर यूज हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, क्लोरोफिल प्लांट के पास है ही, इससे एक कार्बोहाइड्रेट बन रहा है दैट इज ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। बट एक डाउट ये था मन में कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ये CO2 वाली ऑक्सीजन है या H2O वाली ऑक्सीजन है। तो लेटर ऑन जब वॉन नील ने बैक्टीरियाज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, देखो आप कोरिलेट करो, मैंने आपको बताया था डायवर्सिटी के दौरान बैक्टीरिया पढ़ाते वक्त कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, वो तो प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, सेम यही इक्वेशन यूज करते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। बट एक और कैटेगरी होती है सल्फर बैक्टीरिया, है ना, कई बार आप कोरिलेट नहीं कर पाते, आपको ध्यान रखना है। एक और कैटेगरी होती है जिनको सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ये लिख रहा नाम, उनका पूरा नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनके नाम में सल्फर क्यों आता है, क्योंकि ध्यान से सुनना, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं बट ये H2O की जगह H2S को यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। CO2 को तो ये भी यूज कर रहे हैं, सनलाइट भी इनको चाहिए, इसलिए इट इज फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है सल्फर आ गया तो आप इसको कीमोसिंथेसिस में डाल दो, गड़बड़ हो जाएगी। ये फोटोसिंथेसिस ही है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए कार्बोहाइड्रेट से नहीं खाना बना रहे हैं, CO2 भी यूज कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। बट सिर्फ एक डिफरेंस है कि जैसे प्लांट्स वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, वैसे ये सल्फर बैक्टीरिया H2S को ऑक्सीडाइज करते हैं, और H2S को ऑक्सीडाइज करने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन की जगह क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर। ये H2O तो यहाँ भी होता है, यहाँ दिखाया नहीं तो तुम्हें पता है कि फोटोसिंथेसिस में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों में वाटर आता है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये रिएक्शन दुनिया के सामने रखी, इक्वेशन दुनिया के सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि यार अगर ये ऑक्सीजन CO2 वाली होती तो फिर यहाँ भी ऑक्सीजन तो बननी चाहिए थी ना, क्योंकि CO2 तो इनने भी यूज किया है। अब जो CO2 के अलावा जो दूसरा वाला सबस्ट्रेट है, जैसे यहाँ H2O था और यहाँ H2S है, उससे निकलता है ये बाय प्रोडक्ट। अगर H2O यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन बनेगी, अगर H2S यूज हो रहा है तो सल्फर बनेगी। इसका मतलब ये ऑक्सीजन वाटर से आई है। बहुत सिंपल है। अभी इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। और इसी चीज को लेटर ऑन और कंफर्म कर दिया रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट से। रेडियो आइसोटोप यूज किया, उसने क्या किया, H2O जो था ना, H2O, उसमें ऑक्सीजन 18 वाला ले लिया, मतलब जितना भी वाटर यूज किया उस वाटर को ऐसे बनाया गया कि वो लेबोरेटरी में आपको पता है हर चीज बनाना पॉसिबल है, तो वो वाटर ऐसा था जिसमें O पूरी O16 ना हो बल्कि O18 हो, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट को वही वाटर दिया गया। जब उस प्लांट से ऑक्सीजन इवॉल्व हुई
तो अगर वो वाटर से इवॉल्व होती है तो ये ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव होनी चाहिए ना, वो रेडियो एक्टिव ही थी। तो ये प्रूफ हो गया कि जो ऑक्सीजन है वो H2O से आती है, ना कि CO2 से, क्योंकि अगर CO2 से आती तो CO2 में तो नॉर्मल ऑक्सीजन थी O16, तो यहाँ भी हमें O16 मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते गए और ये प्रूफ हुआ कि भाई फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और वो किस तरह से होता है ये उसकी फाइनल इक्वेशन बनकर आई, विच यू ऑल नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ा है तो इस इक्वेशन को समझना इज वेरी इजी, और नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन नहीं है जहां पे CO2 H2O से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उस प्रोसेस की समराइज्ड इक्वेशन है ये। इक्वेशन मतलब कि ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इस पूरे प्रोसेस में CO2 यूज होती है, H2O यूज होता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज और यहाँ पे बच्चों, कि अगर हम सल्फर बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए ध्यान रखना कि सल्फर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे लिख लेना, उसे कहते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आपसे पूछ सकते हैं नीट में कि भाई इनमें से कौन एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। ऑप्शंस आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एंड सल्फर पर्पल मतलब ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या प्लांट्स। तो आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स तो करते ही नहीं है ऑक्सीजनिक, प्लांट तो सारे ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं। बैक्टीरिया में दो ग्रुप्स हैं, फोटोसिंथेसिस वाले बैक्टीरिया में, कीमोसिंथेसिस डिफरेंट है, फोटोसिंथेसिस में दो ग्रुप्स हैं, एक BGA साइनोबैक्टीरिया जो प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, और दूसरे हैं सल्फर बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन नहीं बल्कि सल्फर इवॉल्व करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर इससे आपके क्वेश्चन आए तो क्या क्या आ सकता है, देखो इक्वेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कि है ना, आपको पता है फोटोसिंथेसिस को एक रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। कैसे? आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स हैं, पहले लाइट रिएक्शन होती है, फिर डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जिससे ATP बनता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ी है। इस पूरे लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान अगर तुम्हें याद हो तो हमने जेड स्कीम पढ़ी थी। जेड स्कीम में मैंने तुमको बताया था कि वाटर का फोटोलाइसिस जरूरी है जिससे ऑक्सीजन बने। तो ये रहा वो पार्ट, ये जो वाटर वाला पार्ट है जिससे हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन बनेगी, ये कब हो रहा है? ये हो रहा है लाइट रिएक्शन के दौरान। और वाटर से ऑक्सीजन का इवॉल्व होना इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इट इज ऑक्सीडेशन। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बच्चों। क्यों है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस? बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था क्या? अब जिसको मैंने कहा ना ये रिवीजन चल रहा है हमारा, तो ये उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने अच्छे से पढ़ रखा है चीजें, कि जो H2O है, हम बोलते हैं जब H2O टूटता है तो H2O के टूटने से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं, प्लस क्योंकि प्लस चार्ज आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और प्लस ये हाफ O2 बन जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, एंड लाइट रिएक्शन में ये सब कुछ हो गया, ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो गई, एटीपी बन गया और NADPH बनते हैं इफ यू रिमेंबर। और फिर ये जो NADPH और ATP हैं इसको कहते हैं सेल का एसिमिलेटरी पावर, यानी ये सेल के लिए एसिमिलेटरी पावर है, यानी ये सेल को एसिमिलेशन में हेल्प करेंगे। व्हाट इज एसिमिलेशन? फूड बनाने में। अभी फूड कहाँ बना? अभी लाइट रिएक्शन में कभी तुमने पढ़ा है ग्लूकोज बन के तैयार हो गया ना? लाइट रिएक्शन में एक बेनिफिट जरूर हो गया कि ऑक्सीजन बन गई, बट लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस क्या था? लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस था ATP एंड NADPH बनाना। लाइट रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? ATP एंड NADPH अलोंग विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो ATP एंड NADPH है ये यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में इस ATP और NADPH को यूज करते हुए हम क्या कहते हैं? CO2 से एक साइकिल चलता है, मैंने बहुत रफली बनाया है यहाँ पे, इस तरह से नहीं होता ये साइकिल, रुबिस्को वगैरह को यूज करके, और उस दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जिसे आप कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन एक्चुअली किससे हुआ है? CO2 से। यानी इस रिएक्शन में ये जो है 6CO2, इसी की वजह से ये ग्लूकोज बना है। तो ये वाला जो पार्ट है CO2 से ग्लूकोज का बनना कैल्विन साइकिल से हुआ। एंड इफ यू रिमेंबर कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं जिनमें से एक रिडक्शन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो किस प्रोसेस से हो रहा है? रिडक्शन से।
ठीक है, वो किससे हो रहा है, रिडक्शन से। क्लियर। वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखो तो CO2 में H ऐड हो गया है, H का ऐड होना, हाइड्रोजन का आना इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। ओके, एंड ये H2O जो है वो बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है। ओके, तो उसको हम अभी मेन उसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस बन के आ जाती हैं और तुम गलतियां कर देते हो, है ना। तुमसे बोल देंगे कि CO2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ग्लूकोज, गलत। CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, H2O इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। अगर आपने कोई भी चैप्टर, नॉट ओनली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जोलॉजी, किसी का कोई भी चैप्टर बच्चों एक बार तरीके से पढ़ा है ना, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, तो जब आप उसको रिवीजन करने बैठोगे आपका दिमाग आपको बताता जाएगा कि अच्छा हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। दिस इज द साइन कि यस आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो अननेसेसरी खुद को परेशान मत करो कि करे जा रहे हैं क्वेश्चन, गलत हुए जा रहा है, डीमोटिवेशन आता जा रहा है। नो, आप अपना टाइम किस में लगाओ, पहले कॉन्सेप्ट मेकिंग में लगाओ। पर हाँ, बैलेंस करके, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट मेकिंग में लगाते ही जा रहे हैं, इतना लगा दिए कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की ही नहीं पूरे साल, वो भी गड़बड़ है। अच्छे से टाइम को डिवाइड करो। इसका मतलब आपके फोकस में कहीं कमी है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस होती हैं, फिजिकल वर्क तो करते ही नहीं आजकल के बच्चे, है ना। आप सबको पता है क्या, अ गुड माइंड लिव इन अ गुड हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा, वाइस वर्सा भी है ये, अगर हम मेंटली हेल्दी होंगे तो हम फिजिकली भी हेल्दी होंगे, अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं तो हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा। तो वो बहुत जरूरी है। आप थोड़ा बहुत, जितने भी आप बच्चे हैं ना, स्पेशली जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो अपना डेली 1 घंटा निकाल के, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क किया करो। आपको गार्डन जाना पसंद है, कोई गेम खेलना पसंद है, वॉट एवर यू लाइक, मोबाइल चलाने के अलावा, तभी आपका ब्रेन एकदम दौड़ेगा और आपकी हेल्प करेगा, वरना वो एकदम ऐसे सेचुरेटेड हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। इस एक्सपेरिमेंट से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, उससे आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। आपसे पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ट्रिक बता रखी है। प्रीस्ले, प्रीस्ट यानी पुजारी, पुजारी, मंदिर में घंटी यानी बेल जार, बेल, है ना। तो प्रीस्ले ने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेल जार ये रहा, तो प्रीस्ले का इससे मैच कर दे हम। ही रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय बेल जार। ठीक है, इंजन हाउस, इंजन हाउस ने क्या किया था बच्चों, हाँ इसको मैंने ऐसे याद करवाया था आपको। जनवरी में ठंड बहुत पड़ती है तो हमको सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, तो इन्होंने बताया था कि ये जो प्रोसेस जिसकी प्रीस्ले बात कर रहे हैं उसके लिए प्लांट्स को सनलाइट जरूरी है और वो ग्रीन पार्ट्स में होता है। ये दोनों बातें हमें इंजन हाउस ने बताई थी। तो इंजन हाउस का कहाँ गया है यहाँ पर, इंजन हाउस का कौन सा करें बच्चों, इसमें से हम टिक, प्लांट्स प्योरीफाई एयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये रहा, सनलाइट की इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताया। ठीक है, एस फॉर सैक, सैक का मैंने आपको अभी बताया था कि उन्होंने बताया कि शुगर बनेगी, स्टार्च बनेगा, सारे एस वाले टर्म्स। ये रहा ग्लूकोज यानी शुगर, इससे मैच कर दो। एंजलमैन, इसको मैंने ट्रिक बताई थी कि एंजलमैन थोड़ा इंग्लिश से मिलता जुलता है। तो इंग्लिश, जैसे हम बोलते हैं ना कि बोर्ड्स में पीसीबी तो सभी का अच्छा होता है, अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इंग्लिश यानी एंजलमैन ने दिया था। सो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ये रहा। एंड नील ने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। सल्फर बैक्टीरिया भी बताया था उन्होंने, प्लस उन्होंने ये भी बताया था, देखो लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, ये देखो नील का नाम कहाँ है, ये रहा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे नील, और ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों। तो मैच कर लें क्या हम, ए को फिफ्थ से मैच करना है, सभी में ए का फिफ्थ दे रखा है, बी को थर्ड से मैच करना है। चलो यहीं पर हमें हमारा आंसर मिल गया, बी को थर्ड से मैच करते ही हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट सबको क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल में डिफरेंस पता है, सेल बायोलॉजी में बताया था, फिर से बता देती हूँ कि आपके एनसीईआरटी में बता देती हूँ कि अगर दिस इज द किचन ऑफ सेल, जो आप क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हो, ये सेल की किचन है ना, एक सेल के अंदर ग्रीन अगर है प्लांट की है तो ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इफ दिस इज अ प्लांट सेल तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बनाते हो ना आप, तो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। जो बीच में से कूद के ज्वाइन कर रहा है सेशन, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो सीरीज में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ फॉलो करेगा कंसिस्टेंटली, उसको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस। दो ही डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब व्हाट इज क्लोरोफिल? व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल आर स्मॉल पिगमेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स हैं। कहाँ होते हैं? इस क्लोरोप्लास्ट में। ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलेकॉइड। इस इंडिविजुअल, जैसे ये है, दिस इज अ थाइलेकॉइड, दिस इज अ थाइलेकॉइड, दिस इज अ थाइलेकॉइड, ठीक है। बहुत सारे थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं, यानी स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, तो क्या बनता है? ग्रेना। चाहे ग्रेनम कह दो, चाहे ग्रेना कह दो, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम, ग्रेना है। ये सब ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं विद दीज स्ट्रक्चर्स, जिनको कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमको, ये लैमिली क्यों है? लैमिली मतलब कोई भी ऐसे फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये फ्लैट है इसलिए लैमिली है, और ये लैमिली स्ट्रोमा में पड़ी है, दैट्स वाई स्ट्रोमल लैमिली, ठीक है। अदरवाइज ये स्ट्रोमा का पार्ट नहीं है बच्चों। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा ये लिक्विड पार्ट है, जो पूरा मैट्रिक्स है ना, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज मैट्रिक्स इज स्ट्रोमा एंड इट इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जो लाइट और डार्क रिएक्शन है, उसमें से जितने भी एंजाइम्स डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए ना, रुबिस्को चाहिए और भी बहुत सारे चाहिए होते हैं, वो सब इस मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। तो स्ट्रोमा इज अ पार्ट ऑफ, इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। जो CO2 आएगी उसको RuBP पकड़ेगा रुबिस्को की प्रेजेंस में, तो RuBP भी कहाँ पड़ा है? इस स्ट्रोमा में पड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन कैसे हो रही है? ये जो मैंने तुम्हें बताया थाइलेकॉइड्स और ग्रेना है, ग्रेना को कनेक्ट करता हुआ स्ट्रोमल लैमिली है, इस पूरे को बोलते हैं बच्चों मेम्ब्रेन सिस्टम। इन दोनों को, ये जितना भी आपको दिख रहा है पूरा पार्ट ये वाला, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बोलते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन सिस्टम है एंड इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्यों भाई? यहाँ पर ऐसा क्या है कि लाइट रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पर क्लोरोफिल है। व्हाट इज क्लोरोफिल? ये जो थाइलेकॉइड है, अगर मैं एक थाइलेकॉइड को बाहर निकाल लूं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ये एक थाइलेकॉइड को निकाल लूं। सबसे पहली बात तो थाइलेकॉइड क्या है? कई बार ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, बच्चों को लगता है क्लोरोप्लास्ट चल रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का एक थाइलेकॉइड बनाया है मैंने, ठीक है। थाइलेकॉइड एक सिक्के की तरह होता है, आपका कॉइन होता है। फर्क ये है, कॉइन अंदर से सॉलिड है बट थाइलेकॉइड अंदर से हॉलो होता है, यानी एक हॉलो सिक्का इमेजिन कर लो तुम, ठीक है। फ्लैट है इसलिए मुझे सिक्का बोलना पड़ रहा है, वरना मैं हॉलो बॉल बोल देती। तो फ्लैट स्ट्रक्चर है सिक्के की तरह, बट अंदर खाली ल्यूमेन है उसके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता है क्योंकि। तो ये जो थाइलेकॉइड है ना बच्चों, हर थाइलेकॉइड पर, इवन ये जो लैमिली है, इस पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम पर समझना क्या होता है? समझना क्या होता है? ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स और दूसरे पिगमेंट्स एक ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। एक अकेला क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं, बहुत सारे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, 4 तरह के मेन होते हैं। ये पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट मतलब एक मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरोफिल का एक फॉर्मूला होता है अलग से, मतलब CH और O, उसमें अलग अलग नंबर होता है एटम्स का, उस पर हमें नहीं जाना। मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एक फॉर्मूला होता है, इट इज द केमिकल कंपाउंड, मॉलिक्यूल समझ लो, व्हाटएवर आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट इज नॉट एन ऑर्गेनल, पिगमेंट्स हैं, और वो पिगमेंट्स एक ग्रुप बना के रह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं फोटोसिस्टम। क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम, है ना। कई बार आप अभी इसी चैप्टर में आगे फोटोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो ना, PS1 PS2, और आप कोरिलेट ही नहीं कर पाते कि यार ये PS1 क्या है और PS2 क्या है। तो ये PS1 और PS2 एक्चुअली में क्या है? पिगमेंट्स का एक ग्रुप है। सारे पिगमेंट ऐसे पूरे क्लोरोप्लास्ट में बिखरे नहीं पड़े हैं। जो पिगमेंट्स हैं जिनको लाइट एब्जॉर्ब करनी है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे विल डू लाइट रिएक्शन। वो पिगमेंट्स पूरे इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर जगह जगह बहुत सारे ग्रुप्स बना के रह रहे हैं। ये इनके ग्रुप्स हैं। इन्हीं ग्रुप्स को आप कहते हैं बच्चों फोटोसिस्टम्स, जिनको डिस्कवर किया था कि ये 2 तरह के होते हैं, एक PS1 और एक PS2। अभी मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए ये, अभी तो सिर्फ इतना लिखना चाहिए PS, फोटोसिस्टम्स, ठीक है। फिर PS1 और PS2 में क्या डिफरेंस है वो अभी हम आगे देखेंगे।
तो अगर ये एक ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड है ग्रेना, सब जगह है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक गोला बना देती हूँ, यहाँ यहाँ सब जगह ये फोटो सिस्टम्स है। फिर ये दूसरा ग्रेना होगा, उसको कनेक्ट करती हुई ये स्ट्रोमल लैमेली है, तो स्ट्रोमल लैमेली पे भी ये एक फोटो सिस्टम, ये रहा एक फोटो सिस्टम, ये रहा फोटो सिस्टम, ये रहा, ऐसे इस तरह से जितने भी पिगमेंट्स हैं वो पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम पर हैं। दैट्स व्हाई मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। जब सनलाइट गिरेगी ये उसकी एनर्जी को, फोटोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे वो जो क्लोरोफिल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आप थोड़ी केमिस्ट्री को रिलेट करो, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना आउटर मोस्ट शेल से, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक से दूसरी जगह कूदेंगे, एक से निकलेंगे कोई दूसरा उन्हें कैच करेगा, फिर एक से निकलेंगे एक दूसरा मॉलिक्यूल उन्हें कैच करेगा। उसमें भी ध्यान रखना, इस फोटो सिस्टम में ना सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है अकेला, बल्कि क्लोरोफिल के अलावा और भी कई तरह की चीजें हैं, साइटोक्रोम्स हैं, प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोसाइनिन, पता नहीं दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन से क्या खेलना है, कैच द बॉल गेम खेलना है। एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरा कैच करेगा, फिर वो फेंकेगा दूसरा कैच करेगा, फिर वो फेंकेगा दूसरा कैच करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की चेन चलेगी। उसी इलेक्ट्रॉन की चेन को आप बोलते हो ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की चेन एक साइक्लिक पैटर्न बनाए तो साइक्लिक ईटीएस, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले फर्स्ट मेंबर से घूमते घूमते वहीं वापस आ गए तो साइक्लिक, और अगर वापस वहां नहीं आए बल्कि किसी एक यहां पर पहुंच के इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप कर लिया इसने, तो वो नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब ये क्यों कर रही है सेल, मजा आ रहा है क्या उसको इलेक्ट्रॉन्स को बॉल बना के खेलने में? नहीं। जब सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और ईटीएस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, तो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लॉस होता है और उसकी वजह से उस एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस बात को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में अलग तरह से समझाया गया था, वो अभी हम आगे रिवाइज करेंगे। बट आपको ये समझ में आया क्या कि ये सब क्यों हुआ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में सनलाइट की एनर्जी को से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स की एक चेन शुरू हुई विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ईटीसी कह दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो साइक्लिक भी हो सकती है, नॉन साइक्लिक भी हो सकती है। चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, दोनों इलेक्ट्रॉन चेन के दौरान एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एटीपी और एनएडीपीएच। अभी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम, एटीपी एंड एनएडीपीएच। और ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच बनता जा रहा है, लाइट रिएक्शन का होल सोल पर्पस यही है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाते जाओ। वो तो साथ में एक बेनिफिट होगा कि ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बनता जा रहा है, समझना इस पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम पर, वो स्ट्रोमा में डाल रहा है। ये मेम्ब्रेन सिस्टम स्ट्रोमा को कह रहा है कि लो भाई एटीपी और एनएडीपीएच लो, पकड़ो, खाना बनाओ प्लांट के लिए। अब स्ट्रोमा के पास जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएच आता है, तो वो जो आरयूबीपी है, जो सबसे फर्स्ट एक्सेप्टर है CO2 का, वो एनवायरमेंट से CO2 आ रही है, बाहर से CO2 आ रही है, उस CO2 को पकड़ता है और कैल्विन साइकिल को शुरू कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। पर क्यों वो कैल्विन साइकिल खुद नहीं कर पा रहा था? क्योंकि कैल्विन साइकिल को करने के लिए एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए, और स्ट्रोमा एटीपी एनएडीपीएच नहीं बना सकता, उसके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इसलिए फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आर द बेस फॉर डार्क रिएक्शन। तो अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन रुक जाएगी तो कुछ समय बाद डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। कई बच्चे सोचते हैं, या आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रात में होगी। नो, रात में कैसे होगी? रात में सनलाइट ही नहीं है, लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, एटीपी ही नहीं बनेगा, तो कहां से डार्क रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होती है बच्चों, बट उसे डार्क इसलिए कहते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई इसमें तो डायरेक्ट सनलाइट यूज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज लाइट रिएक्शन, और इसमें स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो हमको डिफरेंशिएट तो करना था। अब बहुत टेक्निकली सोचते तो उसका नाम रखते लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बट उसका एक रिदम में नाम रख दिया कि ये लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। बट डू रिमेंबर, डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती, दिन में ही होती है, क्योंकि उसके होने के लिए भी एटीपी एंड एनएडीपीएच चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे कैल्विन साइकिल होता जाएगा वैसे वैसे ग्लूकोज बनता जाएगा। सेल उस ग्लूकोज को क्या, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, उस ग्लूकोज को या तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। देखो स्टार्च ग्रेन्यूल है, जितना ग्लूकोज सेल को चाहिए, भाई ये अगर सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है बच्चों,
या नहीं है ना। अब जो ग्लूकोज खाना यहाँ पे बना उस ग्लूकोज को पहुंचा देंगे, मतलब सीधा तो नहीं पहुंचाएंगे आपको। अगर आप कोरिलेट कर सकते हो तो आपको पता है पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसका ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर एटीपी बनाएगा। बट अल्टीमेटली यू नो कि ग्लूकोज सेल का खाना है जिसे यूज करके सेल एटीपी बनाती है। अब देखो कितनी अजीब बात है ना, तुम सोचते हो इस तरह से कि ग्लूकोज बनाने के लिए भी सेल को एटीपी चाहिए और वही ग्लूकोज आगे जाकर एटीपी भी बनाएगा, है ना, मतलब वाइस वर्सा प्रोसेस है। अगर अगर अंदर लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज बनाने के लिए जो एटीपी चाहिए उसके लिए सेल माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट वेट करेगा कि यार माइटोकॉन्ड्रिया मुझे एटीपी बना के दे, विच इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया वेट करेगा कि ये मुझे ग्लूकोज बना कर दे, दोनों वेट ही करते रह जाएंगे। ना ये कभी ग्लूकोज बना पाएगा और ना ये कभी एटीपी बना पाएगा। तो नेचर ने कैसा सिस्टम सेट किया कि क्लोरोप्लास्ट को कहा कि अगर तुम्हें ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी चाहिए तो वो एटीपी भी तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो आप बात। तो इसलिए लाइट रिएक्शन का सिस्टम बनाया कि तुम सनलाइट को एब्जॉर्ब करो। अगर ऐसा हमारे पास होता तो हमें भी खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम सनलाइट में जाके खड़े हो जाते, सनलाइट से हमारे अंदर ग्लूकोज बन जाता, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस करता, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता और एटीपी बन जाती। ठीक है, बट ऐसा नेचर ने हमें नहीं दिया। ये पावर नेचर ने प्लांट्स को या कुछ बैक्टीरिया को दी है, जो भी ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दी है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि लाइट रिएक्शन से एटीपी बनी, उस एटीपी को यूज करके स्ट्रोमा ने ग्लूकोज बनाया। अब उस ग्लूकोज को चाहो तो स्टोर कर लो स्टार्च की तरह, या वो ग्लूकोज सेल को दे दो, साइटोप्लाज्म को दे दो। साइटोप्लाज्म उस ग्लूकोज से, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे ना, नेक्स्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला प्रोसेस, उसके थ्रू क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा वापस से। ठीक है, इस तरह से चीजें प्लांट्स में चलती हैं। डन, आया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, प्रैक्टिकली लगा। अब तुम्हें ऐसे ही अगर पूरा चैप्टर समझना है ना, तुमने अगर पढ़ रखा है, समझ रखा है, जिस भी टीचर से तुमने पढ़ा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। नहीं अगर ऐसे प्रैक्टिकली पढ़ रखा है तो प्लीज मेरी बात मान के एक बार जरूर फोटोसिंथेसिस, ये पूरी प्लांट फिजियो के जो तीनों लेक्चर्स हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट से जरूर देखना। आपको पूरा चैप्टर मैंने ऐसे ही समझा रखा है। ओके, हटा दें इसको। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि डार्क रिएक्शन, however this should not be constitute to mean that dark reaction occur in darkness or that they are not light dependent। ऐसा नहीं है, ये भी लाइट डिपेंडेंट ही है, बट ये डायरेक्ट लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भाई क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है। ग्रेना हैव एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, गलती होने का चांस ही नहीं है, एकदम घोट के बताया मैंने तुमको, पिला दिया है घुट्टी कि भाई डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं वो स्ट्रोमा में होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, तो ग्रेना में कहां से आएंगे, क्रॉस, गलत। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द कॉलम। चलो बताओ भाई, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर है तो वहां लाइट रिएक्शन करवा दे, ग्रेना सिस्टम जिन पे पिगमेंट्स बैठे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स। स्ट्रोमा की बात हो रही है तो डार्क रिएक्शन करवा दो। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लिया है, दोनों की बात आ गई। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट का सिस्टम है, पार्ट्स है, और ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, मतलब सेल, मतलब रेस्पिरेशन का पार्ट है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वहां पे, जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हमेशा ध्यान रखो, अगर ये एक सेल है, फिलहाल हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये एक प्लांट सेल है और ये प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो इस क्लोरोप्लास्ट ने खुद के मेम्ब्रेन सिस्टम से एटीपी बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, NADPH बनाया। इसी को यूज करके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन की, यहां लाइट हो रही थी, उस डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज बनाया, खाना बनके तैयार है। ये सारा काम हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा था। हमने खाना खाया, स्टार्च की फॉर्म में खाया, तो उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज बन नहीं सकता हमारी बॉडी में किसी की, है ना, CO2 + H2 ऐसे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हो जाए। ग्लूकोज हमें डाइट से मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज हमें जैसे प्लांट ने बनाया, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला। अब प्लांट क्या करेगा इस ग्लूकोज का, क्यों बनाया है, सारा का सारा ग्लूकोज हमें थोड़ी ना दे देगा, खुद को भी तो एटीपी चाहिए। सेल को खूब सारे काम करने होते हैं। सेल का पावर हाउस कौन है,
माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं तुम्हें कह रही हूं कि सपोज ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों चैप्टर्स को लिंक करके पढ़ो बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आएगा, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे तुम्हारे, है ना। ये जो 3 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, तीनों से 3-3 क्वेश्चंस मान के चलो आप नीट में, 10 क्वेश्चन मान के चलो प्लांट फिजियो से 10 × 4 40 नंबर का पेपर हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज कहाँ आएगा? ये ग्लूकोज आ जाएगा पहले तो साइटोप्लाज्म में, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में कभी नहीं जाता ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ये ग्लूकोज कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में सबको पता है क्या कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की वजह से पायरुविक एसिड बनता है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पायरुवेट अंदर आ जाता है, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आकर इसके थ्रू लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल वगैरह चलता है। क्रैब साइकिल चलता है, वो कैल्विन साइकिल है, ये क्रैब साइकिल है, मिक्स मत कर देना। क्रैब में रेस्पिरेशन आ रहा है, ठीक है। क्रैब साइकिल से भी एटीपी नहीं बनती, क्रैब साइकिल से दोबारा ध्यान से सुनना क्या बनता है? NADH बनता है। जैसे वहां NADPH बन रहा था, पी हटा दो, फोटोसिंथेसिस का पी हटा दो, वैसे पी फॉस्फेट होता है, बट समझने के लिए NADH बनता है, साथ में FADH बनता है। अब ये जो NADH और FADH हैं, ये तुम समझ लो डॉलर्स हैं सेल के लिए। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? ATP। जैसे अगर कोई इंडिया में डॉलर लेके आएगा तो उसको पहले रुपीज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो सेल ने अपने लिए NADH और FADH तो बना लिए, डॉलर्स तो बना लिए, बट अब उसे सेल को रुपीज में यानी ATP में कन्वर्ट करना है। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया, सेल चैप्टर में अभी बताया था थोड़े दिन पहले ही जो सेशन लिया था, कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ये पूरा जो इनर मेम्ब्रेन है, इस पर F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो? F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो ना सिर्फ F0 F1 पार्टिकल होते हैं बच्चों, बल्कि यहाँ पे पूरे पे ना एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ चलता है ना लाइट रिएक्शन के दौरान, वैसा ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे भी चलता है। यहाँ तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर चल रहा था, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन पर नहीं चल रहा था। कहाँ चल रहा था? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर चल रहा था ETS। यहाँ कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। फर्क है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बॉल बना के खेलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे ऐसे जाता है, और उस दौरान, उस ETS के दौरान इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। तो फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया ATP बना के तैयार करता है और सेल को दे देता है कि भाई लो ATP, अपने काम कर लो। ये एक्चुअली इस पूरे इन दोनों प्रोसेस का बेस है कि क्यों प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया? ग्लूकोज के लिए। उसके पास हमारी तरह मुंह नहीं है कि वो खाना खा के ग्लूकोज ले ले। फिर उस ग्लूकोज का पूरा बाकायदा रेस्पिरेशन में यूज किया और उससे ATP बनाया, जिससे सेल अपने जरूरत के सारे काम करेगी। और सेम प्रोसेस हमारे में होता है, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है हमारे में। अगर ये एक एनिमल सेल है ना, तो ये वाला प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। आपको दोबारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहाँ पढ़ाते हैं? ये ऐसा लिख देते हैं कि ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, बस फोटोसिंथेसिस हमारे में नहीं होता, तो वी हैव टू टेक न्यूट्रिएंट्स बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाकर हमको लेने पड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात तुम लोगों को? तो ये तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ, तो सीधा सीधा ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रैब साइकिल। अगर मुझे इसमें एक और ऐड करना है तो मैं लिखती ETS, मैं लिखती माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ, और फिर यहाँ पर ऑप्शंस में होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, क्लियर। तो अब तुम मैच देख लो, ऑप्शन ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ जाएं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना है बच्चों आपको, ठीक है। यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ, अच्छा ये वहां से आ गया, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे अगेन तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो यहीं पर इसके ऊपर ना एक पैराग्राफ दे रखा है तुम्हारी बुक में, क्या पैराग्राफ है जरा देखना। ये कई बार आप लोग नहीं पढ़ते हो डिटेल में, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अभी करते हैं हम क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको ध्यान है
लीफ की एनाटॉमी, अब कोरिलेट करना सीखो। आप बायो में जितना कोरिलेट करोगे चैप्टर्स को, याद रहेंगी चीजें। एनाटॉमी में मैंने तुमको लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी, याद है कि ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है ना, ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस है, लोअर यानी बेस यानी अबैक्सियल, दैट वाज अडैक्सियल, है ना, बीच बीच में स्ट्रोमेटा भी होते हैं, वो सब पे नहीं जा रही मैं। ये मान लो एक वैस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पर ये जो लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ये तो पैलिसेड मीजोफिल था, याद है, मीजोफिल इज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ सेल। हाँ, और यहाँ पर ये बड़े बड़े एयर कैविटीज के साथ स्पॉन्जी मीजोफिल था, स्पॉन्जी, अगर डाइकॉट की लीफ है। और अगर मोनोकॉट की लीफ है तो पैलिसेड और स्पॉन्जी जैसा कुछ नहीं होता, पूरे में एक जैसा मीजोफिल है। पर व्हाट इज मीजोफिल? मीजोफिल इज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, लीफ का ग्राउंड टिश्यू। जैसे स्टेम और रूट में तो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू डिवाइडेड होता है कॉर्टेक्स में, बीच में पिथ होती है, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, यहाँ ये सब नहीं है झंझट। लीफ में वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू और उसके अलावा पूरा ग्राउंड टिश्यू, जिसको आप मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मीजोफिल की एक सेल ले लूं, अगर मैं मीजोफिल की एक सेल ले लूं, सपोज दिस इज अ मीजोफिल सेल, है ना, एक मिनट ऐसे बना लेते हैं, ये मीजोफिल की एक सेल है। तो अब यहां से मान लो सनलाइट आ रही है, मीजोफिल की सेल है, मतलब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, सारा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स होंगे, और क्योंकि मीजोफिल ग्रीन होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, है ना। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो सनलाइट आ रही है, अगर सनलाइट की, इसमें दो तरह की कंडीशंस होती है, रुको मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, इसमें दो तरह की कंडीशंस देखनी है तुमको। एक ये कंडीशन, बल्कि तीन होती है एक्चुअली। तो अगर मान लो ये जो सनलाइट आ रही है ये लो इंटेंसिटी से आ रही है या फिर ये हाई इंटेंसिटी से आ रही है, मॉडरेट की कंडीशन बाद में देखते हैं, लो या हाई, दो तरह से सनलाइट आती है। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी लो है तो क्लोरोप्लास्ट तो क्या चाहते हैं, जितनी लाइट ले सकें ले लें और फोटोसिंथेसिस करें, तो सारे क्लोरोप्लास्ट यहां आ जाने चाहिए ना, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिले। और अगर बहुत तेज वाली सनलाइट आ रही है तो तुम भी क्या कोशिश करते हो, तेज सनलाइट से बचने के लिए थोड़ा पेड़ की छांव में जाकर खड़े हो जाते हो। यानी अगर बहुत हाई सनलाइट आ रही है तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे यहां पर। अगर मैं सनलाइट की डायरेक्शन में देखूं तो ये तो सनलाइट के पैरेलल हो गए, सनलाइट ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे पैरेलल हो गए, और इसको देखूं तो ये सनलाइट से 90 डिग्री पर हो गए, है ना। और मीजोफिल की सेल के अलोंग अगर देखना है तो देखो यहां पढ़ो क्या लिख रहा है, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स, वॉल के अलोंग खुद को सेट कर लेते हैं, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। या तो वो क्या करते हैं, सनलाइट के 90 डिग्री पर आ जाते हैं अगर लो सनलाइट है तो, या तो वो सनलाइट के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं अगर सनलाइट की इंटेंसिटी हाई। और अगर मॉडरेट होती है ना बच्चों सनलाइट, अगर मॉडरेट होती है तो पूरे में आराम से बिखरे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, ओके। तो ये लाइन समझ में आ गई तुम्हें क्यों लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट का फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता मीजोफिल सेल्स में, इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। उन्हें हमेशा ऐसी पोजीशन में रहना है कि दे विल गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, नाउ देखो तुमसे पूछा भी है कि व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल एंड व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर अगर अरेंज हो रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन है, वो लो सनलाइट वाली कंडीशन है। और अगर दे विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल तो वो हाई सनलाइट वाली कंडीशन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यही क्वेश्चन यहां पर तुमसे पूछा है, देखो यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स सो दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट। यस, दूसरा है विद इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम, अभी अभी समझाया पूरा, जिसमें कि इस मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना होता है, स्ट्रोमल लैमेली होती है, स्ट्रोमा नहीं लिखा, स्ट्रोमल लैमेली लिखी है, ठीक है, अलोंग विद अ फ्लूइड। और इस मेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा क्लोरोप्लास्ट में एक फ्लूइड होता है स्ट्रोमा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है ये स्टेटमेंट, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा कि भाई इसमें कोई बच्चा ऐसे भी इसको समझ सकता है कि विद इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम, एक मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें ग्रेना है, स्ट्रोमल लैमेली है और फ्लूइड है, बट फ्लूइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम। ये ऐसा नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन द क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ग्रेना, द स्ट्रोमल लैमेली एंड, ये एंड इसके लिए नहीं है, ये एंड इसके लिए, मेम्ब्रेन सिस्टम एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल क्लियर कट काम बटा हुआ है, किसको लाइट रिएक्शन करनी है, किसको डार्क रिएक्शन करनी है। इन ग्रेना CO2 इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, जो CO2 के रिडक्शन से शुगर बनती है वो मेम्ब्रेन सिस्टम पे बन रही थी या स्ट्रोमा में बन रही थी? स्ट्रोमा में बन रही थी। ग्रेना पे तो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन से ATP, NADPH एंड O2 बनता है। ओके, ये आपको एकदम चैप्टर्स के एंड में पहुंचेंगे हम, तब तक सारी बातें अच्छे से दिमाग में बैठ जानी चाहिए। यही तो फायदा है क्वेश्चन करने का। पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे, अब पता नहीं कब टाइम मिले तुमको रिवीजन करने का, कब बुक उठाओ, कब उसके दर्शन करो, पर एटलीस्ट इतनी भी हैबिट बना लोगे कि हमको हर कुछ दिनों में इस चैप्टर के 20, 25, 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। ठीक है, देन तो फॉल्स हो गया क्या ये स्टेटमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, इस तरह का क्वेश्चन तो अभी नीट 2024 में भी था, अलग तरह से था बट था इसी तरह का कि रॉ मटेरियल फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिर्फ लाइट रिएक्शन पूछा है, तो लाइट रिएक्शन में बताओ क्या क्या काम आया? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल होगा, फोटोलाइसिस। CO2 यूज आएगी क्या? नहीं, ये डार्क रिएक्शन में काम आती है। लाइट यूज आएगी क्या? यस। क्लोरोफिल पिगमेंट्स यूज आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, उनके बिना तो कैसे सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर A, C एंड D ये तीन चीजें लाइट रिएक्शन में यूज होंगी। और अगर डार्क रिएक्शन में पूछते तो इनमें से सिर्फ CO2 यूज होता। ठीक है, अगर एंजाइम्स ऑप्शन में होता, E होता एंजाइम्स, तो CO2 एंड एंजाइम्स डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जनरली एंजाइम्स का कोई काम नहीं है, लाइट रिएक्शन पूरी एनर्जी से वो होती है, एनर्जी गवर्न होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एम्पिरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बता दो भाई, क्या ग्लूकोज सबस्ट्रेट है फोटोसिंथेसिस में? अब यहां पर कैसे कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें कि अगर मैं फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन से लिखना चाहूं तो वो तो हमने अभी देखा, कैसे लिखा था हमने? CO2 यूज हुई प्लस H2O यूज हुआ, 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं टोटल, एक ग्लूकोज बनता है, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए इसलिए 6 CO2 चाहिए होती है। ठीक है, प्लस 6 ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट बनते हैं और 6 वाटर भी मिलते हैं, हमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। ये तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। रेस्पिरेशन जस्ट उल्टा होता है क्या? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन की शुरुआत कैसे होगी? इससे। इस पूरे प्रोसेस में जो 3 स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल और ETS, उसमें लास्ट में ETS में ऑक्सीजन यूज होती है। बच्चों ध्यान रखना, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पे हमने पढ़ भी रखा है, रिवीजन में बताऊंगी, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन लिखना पड़ता है। ठीक है, 6 कार्बन है तो सबके लिए एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, और जब ऑक्सीजन अलग अलग जगह यूज हुए हैं दोनों, फाइनली जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें CO2 बनती है, 6 CO2 बनती है, प्लस वाटर मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ATP मिलती है। ठीक है, तो देखना जरा उसका उल्टा हो गया कि एक बार को ATP को हम हटा दें तो वहां 6 CO2 प्लस H2O सबस्ट्रेट थे, यहाँ CO2 प्लस H2O प्रोडक्ट है, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन सबस्ट्रेट है। ओके, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस हैं। इसकी साइट है क्लोरोप्लास्ट, इसकी साइट है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा गलती कभी नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखो, रेस्पिरेशन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, रेस्पिरेशन की साइट है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, देखें जरा। हमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इन दोनों में से एक होगी। ये देखो, आपको ध्यान रखना है, वाटर यहाँ सबस्ट्रेट भी है और प्रोडक्ट भी है, इसीलिए इन दोनों में से इसको चूज किया हमने। बाकी जो छोटी क्लासेस की बुक्स है उनमें ये भी लिखी रहती है ना, बच्चों को इतना डिटेल में नहीं बताते इसलिए, बट एक्चुअली अब आप तो स्टैंडर्ड चीजें पढ़ो तो आपको ये ध्यान रखना है। विच स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इज फॉल्स? ठीक है भाई, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अभी बताया मैंने तुमको, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स होंगे जिनको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जैसे साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम्स। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व्ड इन, अब इस टर्म को समझो, यहां पर भी आप उसी डायग्राम से समझो। देखो क्या, ध्यान से सोच के बताना, क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP का फॉर्मेशन हुआ था? बिल्कुल हुआ था।
चाहे वो एटीपी सेल को नहीं मिल रही बट अंदर तो हुआ था जिससे ही ग्लूकोज बना था। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी का जब फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहली बात तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट के जुड़ने से। एडीपी यानी डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ जाता है तो बन जाता है एटीपी। ठीक है, तो क्या मैं फॉस्फेट के जुड़ने को फॉस्फोराइलेशन कह सकती हूँ, जैसे आप केमिस्ट्री में बोलते हो CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन, है ना, ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना, तो फॉस्फोरस का जुड़ना फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्या इस प्रोसेस में भी अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था? बिल्कुल हुआ था। यहां भी सेम है कि जब एडीपी फॉस्फेट से जुड़ा होगा तो ही एटीपी बना होगा। तो इस प्रोसेस को भी मैं फॉस्फोराइलेशन बोल दूं क्या? बिल्कुल, इसको भी फॉस्फोराइलेशन ही बोलते हैं। कभी भी सेल में एटीपी बनता है तो ऐसे ही बनता है, तो हम उसे फॉस्फोराइलेशन तो कहते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉस्फोराइलेशन? समझना, फोटोसिंथेसिस में ये जो एटीपी बना वो क्यों बना? मैंने तुम्हें कहा था जब इलेक्ट्रॉन्स की के लिए कैच द बॉल गेम शुरू हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन फेंके, दूसरे ने पकड़े, एक ने फेंके, दूसरे ने पकड़े। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एक्साइट क्यों हुए थे वो? क्योंकि यहां पर सनलाइट आई थी, सनलाइट के को एब्जॉर्ब करके हुए थे। तो यहां पर एटीपी बनने का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? सनलाइट। तो फॉस्फोराइलेशन वर्ड में लगा दो फोटो। जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू नहीं होगी, तब तक एटीपी नहीं बनेगा। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस में एटीपी का बनना इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। इनफैक्ट जो आप बोलते हो ना, मैंने आपको कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो साइक्लिक भी होती है और नॉन साइक्लिक भी होती है। तो साइक्लिक ईटीएस का ही दूसरा नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि उस ईटीएस के दौरान ही तो ये सब होगा। ऐसे ही नॉन साइक्लिक ईटीएस का दूसरा नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो तुम्हें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम फोटोसिंथेसिस में कब होता है फॉस्फोराइलेशन, मतलब तुम समझे ही नहीं अभी कॉन्सेप्ट। तुम्हें याद रखना है कि फॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी, एटीपी कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन से कैच द बॉल गेम खेलेंगे, और इलेक्ट्रॉन से कैच द बॉल गेम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कब चलेगी? जब लाइट आएगी, यानी लाइट रिएक्शन के दौरान ये सब होगा। ऐसे कोरिलेट करना है। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। जब तुम रेस्पिरेशन पढ़ोगे या पढ़ते हो तब ईटीएस, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पर ईटीएस हो रहा है, इस प्रोसेस में कहीं भी सनलाइट की जरूरत होती है क्या? नेवर। अगर होती तो फिर हमारे में कैसे होता है ये प्रोसेस? इस प्रोसेस में जरूरत होती है एंजाइम्स की, बहुत तरह तरह के एंजाइम्स काम आते हैं यहाँ पर। और जब लास्ट में ये ईटीएस होता है ना बच्चों, मैंने आपको कहा कि ग्लूकोज पायरुवेट में बदला, पायरुवेट के बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हुए, इंटरमीडिएट्स बने और डॉलर्स बने, फिर डॉलर को रुपीज में बदलना इज द अल्टीमेट एम। तो जब डॉलर रुपीज में बदल रहा है बाय द प्रोसेस अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ये जो डॉलर है ना, जिसको मैं डॉलर कह रही हूँ NADH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनर बनता है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकलते हैं। अभी तुम ये समझ लो, जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल के निकल रहे थे, यहाँ इसके निकलते हैं, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में उनको इस चेन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब तक ऑक्सीजन वहां नहीं आता, ऑक्सीजन को मैं ऐसे बोलती हूँ कि ऑक्सीजन को तुम समझ लो कि वहां का चीफ ऑफिसर है, जब तक उसके साइन नहीं हो जाएंगे तब तक वो रुपीज नहीं बना के देगा, एटीपी नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन जब तक नहीं आ जाता ना, लास्ट स्टेप पर चाहिए होता है, तब तक एटीपी नहीं बनती। तो रेस्पिरेशन के दौरान फॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी में मेन रोल किसका है? मेन रोल है ऑक्सीजन का, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन दोनों में हुआ, यहां पर सनलाइट की वजह से हुआ, दैट्स वाई फोटो, यहां पर ऑक्सीजन लास्ट में काम आई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहचान लोगे? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखना, इस क्वेश्चन में कहा है कि द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब आप समझ गए कौन सा प्रोसेस है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आर लोकेटेड ऑन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस बहुत टफ लगते हैं तुमको कि मैम हमसे होते नहीं है क्वेश्चंस, इसलिए नहीं होते क्योंकि इनकी टर्म्स के मीनिंग तुम्हें पता नहीं होते हैं।
इसके टर्म्स को अगर आप अच्छे से एक एक टर्म को समझ लोगे और उसे अप्लाई करोगे तो फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस हमेशा सही होंगे। यहाँ पर तो रटने वाली चीज ही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व हैं, अभी मैंने उनकी पोजीशन बताई, कहाँ है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, कहाँ हो रहा है ईटीएस, इसी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे तो हो रहा है, ग्रेना पे, उस पे मेम्ब्रेन लैमिली पे भी हो रहा है और इस पे भी हो रहा है, पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम पे हो रहा है। तो ये बात सही है ना, ये लाइन सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 रिड्यूस होती है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कह रहा है द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन। नाउ व्हाट इज कार्बन फिक्सेशन? डू रिमेंबर, जो डार्क रिएक्शन है ना, जिसमें हम कह रहे हैं कि CO2 किस में बदल रही है, ग्लूकोज, CO2 से एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है और ग्लूकोज बन रहा है, वो एक्चुअली CO2 फिक्सेशन ही है। CO2 में कार्बन है तो उसको आप कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो जहां पे आपकी बुक में हेडिंग है डार्क रिएक्शन, वहां लिख लेना डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज CO2 फिक्सेशन, ठीक है, या कार्बन फिक्सेशन। तो द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन, अभी मुझे दिमाग में एक और चीज आई, तुमको मिलेगा ही नहीं कहीं डार्क रिएक्शन में, हम हेडिंग ही नहीं है हमारी बुक में, क्योंकि एक्चुअली ना तुम्हारी बुक में ये देखो, तुम यहाँ जाओगे केमी ऑस्मोटिक के बाद एक हेडिंग है वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड, दिस इज द हेडिंग ऑफ डार्क, ये एक्चुअली डार्क रिएक्शन है, ये हेडिंग तुम लिख लो डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ना लिख के उन्होंने लिख दिया वेयर आर द ATP एंड NADPH, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन या इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं या इसको कार्बन फिक्सेशन या CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं, सब एक ही के नाम है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन आर लोकेटेड ओनली इन द ग्रेना, मिल गई गलती, ग्रेना में क्या करेंगे कार्बन फिक्सेशन के एंजाइम, वो तो स्ट्रोमा में होंगे, मैट्रिक्स में होंगे। Then in green plants both PS1 and PS2 are required for the formation of NADPH। ये अभी थोड़ा आगे आएगा, जो नॉन साइक्लिक ETS होगा, जो नॉन साइक्लिक सिस्टम होगा ना बच्चों, वहां पर NADPH का फॉर्मेशन होगा और नॉन साइक्लिक में दोनों काम आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था, सो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो यहां पर क्वेश्चन है अ क्रोमैटोग्राफी पेपर। अच्छा, अब ये जो हम इतनी सारी बात कर रहे हैं ना कि भाई ये फोटो सिस्टम होता है, उसमें मैंने तुमको कहा अलग अलग पिगमेंट्स एक सिस्टम बना के रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का क्या आता है, जब हम बेसिक समझ लिए कि भाई कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज डार्क रिएक्शन, कैसे कैसे चीजें होती हैं, अब हमें इनकी थोड़े डिटेल में जाना है। अब इस चैप्टर में आपको क्या करा है, आपको उन 4 पिगमेंट्स के बारे में बताया है जो फोटो सिस्टम को बनाते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर ये जो ग्रेना है इस पर बहुत सारे फोटो सिस्टम्स हैं, तो फोटो सिस्टम यानी पिगमेंट्स का एक ग्रुप, और वो जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। हमें नॉर्मली यही लगता है कि यार अगर ग्रीन है तो ग्रीन कलर में हमने क्लोरोफिल पिगमेंट पढ़ा है, तो बस क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए, नहीं, हर फोटो सिस्टम में एटलीस्ट 4 पिगमेंट्स तो होते ही होते हैं। कौन से 4 पिगमेंट्स, इसका पता साइंटिस्ट जो भी थे उनको पता चला, एक टेक्निक जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा मींस कलर, अगर आप एक पिगमेंट्स का मिक्सचर है, सोल्यूशन है, उसको एक क्रोमैटोग्राफी पेपर से डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है एक स्ट्रिप होती है, उस पर अलग अलग कलर के बैंड्स बन जाते हैं, जितने भी पिगमेंट्स उसमें होते हैं उस मेथड के बाद अलग अलग कलर के बैंड बन जाएंगे, जितने कलर के बैंड बनेंगे उतने ही पिगमेंट्स वहां पर हैं, ठीक है। तो जब क्रोमैटोग्राफी टेक्निक लीफ पिगमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए की गई, तो यहां पर 4 तरह के पिगमेंट्स मिले। इस पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। कौन से 4 पिगमेंट्स मिले? क्लोरोफिल ए, ये तो आपको पता है यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर वो ऑर्गेनिज्म दुनिया का जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके पास क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए तो है ही। एंड प्लांट्स में भी ध्यान रखना, चाहे से फोटोसिस्टम में 4 पिगमेंट्स हैं बच्चों, बट उनमें से क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। हमेशा जो चीफ पिगमेंट है, जो मेन, जिससे भी मैंने कहा ना तुम्हें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जो सनलाइट सारी उसको मिल जाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो इसी क्लोरोफिल ए से होगा, ठीक है। ये सब आगे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो क्लोरोफिल ए मिला, बी मिला, ज़ैंथोफिल्स थे और कैरोटिनॉइड्स भी थे। इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, क्रोमो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, है ना। लेकिन ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ध्यान रखना है आपको, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी ये दोनों पिगमेंट्स हैं, ठीक है। दे ऑल आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स सारे,
ओके तो अब आप इनके कलर, ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, यू हैव टू थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा कि भाई ए का कलर एकदम ब्राइट ग्रीन है, क्लोरोफिल बी थोड़ा सा येलोइश ग्रीन था, ये तो याद रहता है ब्राइट ग्रीन, जो सबसे चीफ पिगमेंट है वही ब्राइट ग्रीन है, क्लोरोफिल बी थोड़ा सा येलोइश ग्रीन है, ज़ैंथोफिल्स येलो हैं, है ना, और कैरोटीनॉइड जो हैं वो ऑरेंज, ऑरेंज तो याद रहता है ये कैरेट से, कैरेट रेड ऑरेंज जो होता है, ऑरेंजेस में भी होता है, तो ऑरेंज तो है ही, येलो टू येलो ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं इनके, ठीक है। अब ये जब पता चला कि यार एक फोटो सिस्टम में तो 4 पिगमेंट्स हैं, तो अब ये उठा दूसरा क्वेश्चन जो भी रिसर्चर्स थे उनके दिमाग में कि यार चारों पिगमेंट्स का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है या क्या, जैसे मैंने आपको कहा ना इन चारों में से क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट, तो ये कब समझ में आया, इस प्रोसेस के बाद। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम इन चारों पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना देते हैं। ये भी थोड़ा टिपिकल लगता है आपको पार्ट, मैंने लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब, ये जो 3 ग्राफ है ना तुम्हारी बुक में बच्चों, 3 ग्राफ हैं, उनमें से ये फर्स्ट वाला ग्राफ इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो सेकेंड ग्राफ है ये वही एक्शन स्पेक्ट्रम जो एंजलमैन ने दिया था, फर्स्ट टाइम बताया था फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये इन दोनों को ओवरलैप करके बनाया, ठीक है, ये अलग है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये देखा गया, यहाँ पे ये वेवलेंथ्स हैं जो कि इधर दिखाई है, नीचे देखो, फिर मिटाना पड़ेगा, ये लिख लेना उधर, ठीक है, ये देखो, ये रही वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सब जगह है सेम, है ना, 400 से लेकर, आपको पता है जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है अप्रोक्सीमेटली, रफली अगर हम देखें तो, ठीक है, तो ये वही नैनोमीटर की, ये दिस एक्स एक्सिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वाई एक्सिस पर अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो वाई एक्सिस पर आपको दिखाया है कि किस पिगमेंट ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की। अगर एक्शन स्पेक्ट्रम है तो उसमें आपको देखना है कि ऑक्सीजन कितनी कितनी इवॉल्व हो रही है हर लाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 4 पिगमेंट्स होते हैं ना, उनमें से ज़ैंथोफिल का बहुत मिनिमल रोल होता है, ज़ैंथोफिल का इसलिए ग्राफ भी नहीं बनाया आपकी बुक में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सेम ग्राफ बना हुआ आ जाएगा नीट में, और तुमसे कहेंगे पहचानो ए बी एंड सी की कौन सा स्पेक्ट्रम कौन से पिगमेंट का है, कैसे पहचानोगे, देखो बहुत आसान है, मैंने तुम्हें कहा क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है ना, वो क्यों कैसे प्रूफ हुआ पता है, कि ये आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर से बनाया है इन्होंने यहाँ पे, वो क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो ब्लू, क्योंकि ये ब्लूइश ग्रीन होता है ना, इसलिए इन्होंने ब्लू कलर ले लिया इसके लिए, तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये कह रहा है कि ये जो पिगमेंट है जिसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, ये 2 लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एक तो इस 400 के आसपास वाली वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, और एक यहाँ पर 700 से थोड़ा पहले 680 मान लो, यहाँ पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, बिकॉज दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। तो क्लोरोफिल ए के 2 पीक एब्जॉर्प्शंस हैं, ठीक है। जब एक्शन स्पेक्ट्रम को हमने देखा तो एक्शन स्पेक्ट्रम में अब ये पिगमेंट वाइज नहीं है, यहाँ पे हमें पिगमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमने एक प्लांट का पार्ट लिया या प्लांट लिया, उस पर विबग्योर आने दिया, 7 लाइट्स आने दी, और देखा वो आपको पता है प्रिज्म से हम लाइट्स को देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं 7 कलर्स को, और ये देखा कि कौन सी जगह पर मैक्सिमम ऑक्सीजन निकल रही है। उसको देखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो कल्चर मीडियम है जिसमें हमने प्लांट रखा है उसमें हम एरोबिक बैक्टीरिया डाल दें, एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो जिस लाइट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी वहीं पर आकर सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने देखा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही थी इन 2 पॉइंट्स पर, विबग्योर बोलते हैं ना हम, एक तो ब्लू रीजन में और एक रेड रीजन में, बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। यानी क्लोरोफिल ए वो पिगमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, ईटीएस बनेगा, ईटीएस के दौरान आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ही वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वो भी मैं आगे बता दूंगी अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से। तो जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक बोल रही हूँ ना मैं बार बार, उसमें से ध्यान रखना, नॉन साइक्लिक को लगातार चलाने के लिए वाटर का टूटना, ब्रेकडाउन जरूरी है, और तभी ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस लाइट पर सबसे ज्यादा इवॉल्व हो रही है, उस लाइट पर जिसे क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। यहाँ पर दोनों को ओवरलैप कर दिया है, देखो ये ब्लू क्लोरोफिल ए का है और ये ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई है, तो इसका मतलब ए इज द चीफ पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बट इसका मतलब क्या बाकी पिगमेंट्स का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है। आगे समझ में आया कि क्लोरोफिल ए ना अकेला नहीं रहता, क्लोरोफिल एक सिस्टम, एक ग्रुप बना के रहता है, क्लोरोफिल ए सेंटर में और उसको घेरे हुए चारों तरफ खूब सारे ये
क्लोरोफिल बी, 100 से भी ज्यादा कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, ये सब उसे घेरे रहते हैं। सपोज दिस इज क्लोरोफिल ए और ये इसको चारों तरफ से खूब सारे जो 3 पिगमेंट्स बचे ना, कौन कौन से बचे, बी बचा, कैरोटिनॉइड बचा और ज़ैंथोफिल बचा, उन सब ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसी को मैं बार बार कह रही हूं बच्चों, फोटोसिस्टम, जो कि पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है जो कि सबसे ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। बट फिर ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, जब इनका ग्राफ देखा गया तो कि क्लोरोफिल बी भी देखो खूब अच्छी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे इससे थोड़ी कम कर रहा है, यहाँ इससे ज्यादा कर रहा है, इसकी भी 2 पीक है, लेकिन बी भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। और कैरोटिनॉइड चाहे से छोटा स्पेक्ट्रम, आपसे पूछे ना ये किसका ग्राफ है, तो पहचान जाना जो सिर्फ 400 से 500 के बीच में लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैरोटिनॉइड है। ठीक है, जिसकी पीक यहाँ पे सबसे छोटी है इधर वाली, वो क्लोरोफिल बी का ग्राफ है, और जिसकी ऊपर है वो क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे तुम याद एग्जाम में पहचान सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर सकता है वो खुद कर लेगा, दिस पीक एंड दिस पीक। बट विब्ग्योर में इतनी सारी एनर्जी है ना, ये सब वाली एनर्जी ये कहाँ जाएगी, तो ये पिगमेंट्स क्या करेंगे, दूसरी लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, हर तरह की जो ये कर सकते हैं, और सारी एनर्जी लेकर ए को दे देंगे। इसलिए ए इनका चीफ पिगमेंट है। बिल्कुल जैसे राजा होता है, उसके खूब सारे सैनिक होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं जिससे राजा की पावर बनी रहे और राजा खुद भी कुछ काम करता है, तो वैसे ही ए इज द चीफ पिगमेंट जो खुद तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, बट उसको एक तो किले में घेरे रखेंगे ये सारे इसके सोल्जर्स, इनको कहते हैं एसेसरी मॉलिक्यूल्स। ये चीफ पिगमेंट है, बाकी सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, और ये क्या करेंगे, ये इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ए को देंगे, उसकी ताकत बढ़ाएंगे कि और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करो और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी NADPH बने और ज्यादा से ज्यादा डार्क रिएक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बने। ठीक है, क्लियर है क्या। तो दीज आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स, और ये जो सेंटर में बैठा है दिस इज चीफ पिगमेंट। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये सब कुछ समझ में आया कि एक्चुअली प्लांट के ग्रीन पार्ट के क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, उसमें सिर्फ अकेला क्लोरोफिल नहीं होता बल्कि 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं ये चारों, और उन पिगमेंट्स में किसका क्या रोल है वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है क्या तुमको। अब यहीं पे एक चीज और बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे कि ये रहा देखो वो डायग्राम जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज फोटो सिस्टम, ये इन्होंने लिखा है ना, इसको आप फोटो सिस्टम भी कह सकते हो, इसको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। अब कई बच्चे कोरिलेट ही नहीं कर पाते ये कहाँ है, तो तुम समझ रहे हो ये कहाँ है। अगर ये एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर ये एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना है, स्ट्रोमल लैमेली, ग्रेना, स्ट्रोमल लैमेली बहुत सारी, तो यहां पर ये जो मैं बना रही हूं एक डॉट, ये डॉट पूरा है, ये रहा एक दूसरा डॉट, ये रहा। ठीक है, एक ही बनाऊंगी मैं वरना फिर तुम गड़बड़ करोगे, मुझे पता है। ये मतलब ऐसे नहीं कि ये एक डॉट ये रहा फिर ये दूसरा डॉट ये रहा, ये एक डॉट में ये पूरा सिस्टम है, ये इस एक डॉट में ये पूरा सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को हार्वेस्ट करने वाला या फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम की खासियत है इसमें एक तो चीफ पिगमेंट होगा, ये रहा रिएक्शन सेंटर, दिस रिएक्शन सेंटर इज चीफ पिगमेंट। ये हमेशा कौन होगा, ये हमेशा होगा क्लोरोफिल ए। और ये जो इतने सारे तुमको दिख रहे हैं जिनको लिखा है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, इसको कर लो तुम एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, या दे आर एंटीना मॉलिक्यूल्स। जैसे टीवी का एंटीना होता है, सिग्नल्स को इकट्ठा कर करके वहां तक पहुंचाता है, बिल्कुल ये जितने भी सारे तुमको दे रखे हैं सब फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर करके एनर्जीज तक पहुंचा रहे हैं। जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये एरो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का एरो है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, जनरली एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए 2 लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन निकले, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेम शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ बैठा है, सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन्स को कैच किया, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर किसी और के पास जाएंगे, फिर उससे निकलेंगे फिर किसी और के पास जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएंगे, अगर लौट के वापस क्लोरोफिल ए के पास आ गए तब तो वो होगा साइक्लिक ETS। पर एक केस में ऐसा भी होता है, ऐसे जाते जा रहे हैं और यहां नहीं आए,
बल्कि यहाँ जाके कहीं किडनैप हो गए, मैं तो ऐसे ही समझाती हूँ, तो वो है नॉन साइक्लिक ईटीएस। पर चाहे से साइक्लिक ईटीएस हो या नॉन साइक्लिक ईटीएस हो, दोनों का अल्टीमेट पर्पस है एटीपी बनाना। कैसे बनती है वो आगे का पार्ट है, धीरे धीरे आएगा। हमने एक बार तो पूरा देख लिया, अब हम उसकी इंडिविजुअल डिटेल्स देखते जा रहे हैं और क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? एक चीज क्या बता रही थी मैं तुम्हें, हाँ, तो जब इस फोटो सिस्टम के बारे में पता चला ना बच्चों की, ऐसे है ना खूब सारे, यहाँ भी नॉट इन फैक्ट हेयर, यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेली पे भी, हर जगह ये फोटो सिस्टम्स होते हैं। तो कुछ और डिस्कवरीज हुई। एक साइंटिस्ट थे इमर्सन, उनका एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, बट इमर्सन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक इफेक्ट दिया था, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप इफेक्ट। पहले बहुत आता था इस पे क्वेश्चन, मुझे लगता है एनसीईआरटी में वो पार्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हें ये समझने में मदद मिलेगी। मैं तुम्हें वो पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछते। बस ये समझ लो कि उनके एक्सपेरिमेंट्स से ये समझ में आया कि जिस फोटो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये फोटो सिस्टम भी दो तरह का है। एक का नाम रखा, जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम PS1, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम PS2। डिस्कवर से क्या मतलब है, अगर PS1 है तो एंटीना मॉलिक्यूल्स तो वही हैं जो होते हैं, क्लोरोफिल बी, केरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, यहाँ भी वही है। एंटीना मॉलिक्यूल में कोई खास चेंज नहीं था, जो मेन चेंज है वो है चीफ पिगमेंट में। ये जो चीफ पिगमेंट है ना दोनों का, उसमें भी एक खास बात कि दोनों ही ए हैं, पर जब डिटेल में जाते गए तो पता चला कि ए के भी सब टाइप्स होते हैं। दो तरह का क्लोरोफिल ए होता है, एक का नाम है A700 और एक का नाम रखा गया A680। ठीक है, जिसके नीट में 720 में से 700 नंबर आएंगे, मान लो उसने टॉप किया, उसकी फर्स्ट रैंक, और कम नंबर आएंगे 680 तो उसकी सेकंड रैंक। ओके, तो 700 वाला फर्स्ट है, हमेशा ध्यान रखना, और 680 वाला सेकंड। ठीक है, तो और इसका मतलब क्या है कि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये इसके जस्ट पास 680 वाली को एब्जॉर्ब करता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है 680 और 700 में, बट दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये नाम दिया गया, इसका नाम PS1, इसका नाम PS2। ठीक है, दूसरा डिफरेंस कि जब पता चला कि यार दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, इमर्सन ने बताया, तो फिर ये देखा गया कि भाई उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या हर जगह 1 2 सब हैं या कोई डिफरेंस है। तो फिर एक चीज समझ में आई, समझना क्या, कि अभी मैंने चलो पहले ऐसे समझो कि जो PS1 है, जिसकी फर्स्ट रैंक, वैसे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक बराबर ही होती है, बट फिर भी ये हम जस्ट समझ रहे हैं, ठीक है, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वो तो भाई ज्यादा एकदम टशन में रहेगा ना कि हाँ भाई देखो मैंने टॉप किया, मेरी तो फर्स्ट रैंक आई है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रैंक वाला है, जो PS1 है ना बच्चों, वो हर जगह है। यहाँ स्ट्रोमा पे भी है PS1, थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा बना लूं क्या, जैसे एक थाइलेकॉइड बना रही हूँ मैं, एक बार यहाँ पर ये थाइलेकॉइड बना रही हूँ, ये स्ट्रोमा लैमेली बना रही हूँ। तो जो PS1 था ना वो तो हर जगह है, देखो हर जगह है। एक और बना देती हूँ, ठीक है, ये रहा फर्स्ट। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है, जो PS2 है, वो PS2 थोड़ा सा है ना, मतलब वो है क्या, मतलब इस बात से उदास है कि यार काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो फर्स्ट आ जाता। सेकंड भी कोई बुरा नहीं है, बट होता है ना एक मन में कि यार 20 नंबर और आ जाते तो मैं भी फर्स्ट आ जाता। तो सेकंड थोड़ा सा उदास है, तो वो है ना छुप के बैठा हुआ है। कहाँ छुप के बैठा हुआ है, जो ग्रेना होता है उसमें ये जो बीच बीच के रीजन, जैसे ये थाइलेकॉइड है, तो दो थाइलेकॉइड्स के बीच में ये रहा, ये बैठा सेकंड ना ऐसे एक्सपोज्ड साइट्स पे नहीं बैठा, दीज आर एक्सपोज्ड साइट्स, बल्कि कहाँ बैठा है, अंदर छुपा हुआ एप्रेस्ड रीजन्स पे बैठा है। लेक्चर में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट तो कहां पर है, सब जगह है, ग्रेना पर भी है और स्ट्रोमा लैमेली पर भी है, लेकिन जो सेकंड है वो सिर्फ ग्रेना पर है, ग्रेना में भी अंदर छुपे हुए रीजन्स में है। ठीक है, तो सुनना, जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक ईटीएस है उसमें क्या फर्क है, नॉन साइक्लिक ईटीएस में सेकंड और फर्स्ट दोनों की जरूरत है, उसके बिना नॉन साइक्लिक वाला नहीं होगा। नॉन साइक्लिक शुरू किससे होगा पता है, सेकंड से। सबसे पहले सनलाइट सेकंड पर आएगी, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, घूमते घूमते यहाँ पहुंचेंगे, फिर घूमते घूमते किडनैप हो जाएंगे, इसके पास वापस नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो है नॉन साइक्लिक ईटीएस, क्या वो यहाँ हो सकता है, तब होता जब यहाँ पे सेकंड होता, बट इसके पास सेकंड है ही नहीं। सेकंड वाला उदास है ना, तो उसको खुश करने के लिए नेचर ने कहा चलो हम तुम्हें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस देते हैं, नॉन साइक्लिक वाला जो ईटीएस है वो तुम शुरू करना, ठीक है, तुम्हें भी कुछ क्रेडिट दे देते हैं। तो नॉन साइक्लिक ईटीएस को सेकंड शुरू करता है और सेकंड से इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फर्स्ट पे पहुंचते हैं और फर्स्ट से घूमते घूमते किडनैप हो जाते हैं, वापस सेकंड तक आते ही नहीं है। तो नॉन साइक्लिक ईटीएस का मीनिंग भी समझ में आ गया हमें, और
पोजीशन भी समझ में आ गई कि नॉन साइक्लिक कहाँ होगा, जहां जहां ग्रेना है। और जो साइक्लिक ईटीएस है बहुत सिंपल छोटा सा प्रोसेस है, वो अकेला फर्स्ट कर लेता है, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे पर जाते हैं, एक पर जाते हैं, घूमकर वापस फर्स्ट पर आ जाते हैं। यहीं पर बैठे हैं सब, इसी मेम्ब्रेन पर दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी बैठे हैं, ठीक है, और घूमकर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो साइक्लिक ईटीएस कहाँ होता है, वैसे यहाँ भी हो सकता था, फर्स्ट बैठा है तो यहाँ पर हो जाता, बट ये इसके साथ बिजी है ना। तो साइक्लिक ईटीएस कहाँ होता है बच्चों, स्ट्रोमल लैमेली पर। ये आपको तभी याद रहेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आप कह लो समझने के बाद थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि किस तरह से पोजीशन है और किस तरह वो यूज आते हैं। तो नॉन साइक्लिक में फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए, भी क्वेश्चन आया था, जबकि साइक्लिक में सिर्फ फर्स्ट चाहिए। नॉन साइक्लिक ग्रेना पर होगा, जबकि साइक्लिक स्ट्रोमल लैमेली पर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फोटो सिस्टम के बारे में जब हमें पता चला तो ये सारे की सारी जो भी चीजें थी वो एकदम क्लियर हो गई। इसको आप A700 तो कहते ही हो, इसको A700 के साथ साथ P700 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसको P680 भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक ही बात है वो। क्लियर, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई तुम लोगों को। तो अब तुम पूरा मतलब जो जो स्ट्रक्चर्स तुम्हें पता होने चाहिए, अब इसके बाद तुम्हारी बुक में लाइट रिएक्शन को डिटेल में समझाया है कि लाइट रिएक्शन में, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि लाइट रिएक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर स्टिमुलेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की एक चेन चलेगी, दैट इज कॉल्ड ईटीएस, है ना। तो वही ईटीएस यहाँ पर तुम्हें समझाइए, इसको मैं हटा रही हूँ, वही ईटीएस यहाँ पर तुम्हें समझाइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने कहा दो तरह का होता है, या तो ये, अच्छा अब इसी में देखो कैसे एनसीईआरटी में ना, ये वाला जो पैराग्राफ है ये नॉन साइक्लिक ईटीएस का है, इसी को तुम फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कह दोगे, डोंट बी कंफ्यूज। ETS इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ETS की वजह से ये ATP का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये पूरा पैराग्राफ, और इसी नॉन साइक्लिक को Z स्कीम भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, Z स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और समझ लो लगे हाथों, ठीक है, कि ये जो नॉन साइक्लिक ETS है, इसमें देखो ये रहा, यहाँ पे तुम थोड़ा सा, ये इन्होंने यहाँ लिखा है, तुम यहाँ लिख लेना, ये रहा PS सेकेंड, ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PEA, इलेक्ट्रॉन दूसरे कैरियर्स के पास गए, यहाँ पे बहुत सारे कैरियर्स होते हैं, अलग अलग साइटोक्रोम होते हैं, लेक्चर में बताया, यहाँ शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते घामते PS1 के पास आ गए, लौट के अपने घर नहीं आए, PS1 के पास आ गए, फिर वापस गए एक PEA के पास, और फिर NADP ने उनको किडनैप कर लिया। NADP ने कहा मुझको NADPH बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए परमानेंट, मैं उन्हें लौटाऊंगा ही नहीं, और NADP ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा, ये जो घूम रहे थे इधर, और साथ में हाइड्रोजन आयंस उठाए और NADPH बना लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कभी लौट कर नहीं आए ना, इसलिए इसी को आप कहते हो नॉन साइक्लिक। लगता है आज का सेशन बड़ा हो गया होगा काफी, है ना, नॉन साइक्लिक, बट कोई बात नहीं, इसको ये फिर मैं अगर छोड़ दूंगी ना अभी बीच में, तो फिर आपका लिंक टूट जाएगा पूरा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक Z स्कीम एक ही बात है, और ये किस तरह से वो तुम्हें समझ में आ गया। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लौट के तो आए नहीं आए ना, और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन कभी खत्म ही नहीं होगा, हर बार फिर से लाइट आती फिर से ही अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अभी तो, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट आउटर मोस्ट शेल में थे, एक्साइट हुए थे, वो तो चले गए। अब जब तक वहां नए इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक ये दोबारा कैसे करेगा इस प्रोसेस को। तो नेचर ने कहा हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कोई और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करे, क्योंकि ये नहीं आ रहे ना वापस। तो वो काम के लिए यहाँ पर होता है, ये मिल गया तुम्हें वाटर का ब्रेकडाउन, दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। बार बार कह रही हूँ ना मैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है वाटर को। ये रहा बच्चों को, वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन निकला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी, बेनिफिट हो गया, हमें ऑक्सीजन मिल रही है हमको प्लांट से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, जिससे दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो सके। तो जितनी बार भी ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा टू कंपनसेट द इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हमें एक एडिशनल बेनिफिट हो गया कि नेचर में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो जो ये सब कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, थाइलेकॉइड पर, है ना। नॉन साइक्लिक कहाँ हो रहा है, थाइलेकॉइड पर। तो थाइलेकॉइड के अंदर मैंने कहा था कि ल्यूमेन होती है, खाली स्पेस होता है, उसी खाली स्पेस में ये हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते जाएंगे। बाद में बताऊंगी क्या करेंगे, तो ये समझ लो कि इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। डन है क्या। तो इस तरह से नॉन साइक्लिक ईटीएस होगा। और ये देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें एटीपी बनता हुआ, जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस दौरान एटीपी भी बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था
कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में एटीपी भी बनता है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप करके NADPH भी बनता है। NADPH सिर्फ तब बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप कर सकता है। कब बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप कर सकता है। तो तुम खुद सोचो, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस होता, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस अपने घर आ जाते, उनका किडनैप ही नहीं होता, तो क्या NADPH बन पाता? नहीं। इसीलिए ये आपने इस तरह से, आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से छोटी छोटी चीजें लिखी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, लिख लिया? ये आगे बढ़ूं तो इसीलिए क्या होता है कि पहले तो तुम्हें यहाँ नॉन साइक्लिक दिखा दिया, उसका डायग्राम दिखा दिया, नीचे ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दिखा दी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग, कुछ भी कहो एक ही बात है। एक और नाम है इवन इसका, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, देन प्लस साथ में हम कह रहे हैं ना साइक्लिक ईटीएस भी होगा। देखो यहाँ हेडिंग डाल दी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जबकि यहाँ पर एक्चुअली में साइक्लिक समझाया, नॉन साइक्लिक ऊपर समझा चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं तो बच्चों से हेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है नॉन साइक्लिक के बारे में, इसलिए लिख दिया इन्होंने, बट यहाँ पर आप एक बार इसको साइक्लिक तक समझो। तो देखो साइक्लिक में क्या हुआ, साइक्लिक कहाँ हो रहा है, ध्यान है यहाँ पर PS1 वाले फोटो सिस्टम्स बैठे हैं। ठीक है, तो साइक्लिक में ये रहा PS1, सनलाइट से एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़े, ETS दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को दिए, इलेक्ट्रॉन घूमे फिरे, एनर्जी लॉस हुआ, ATP बना और घूम के अपने घर आ गए। तो घर आ गए वापस, तो किडनैप नहीं हुआ, तो NADPH नहीं बन सकता, यानी साइक्लिक में देयर विल बी ओनली फॉर्मेशन ऑफ ATP। NADPH साइक्लिक में नहीं बनेगा, नो, क्योंकि यहाँ किडनैप ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर आ जाएंगे। कब कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले तुम कर दोगे। साइक्लिक में सिर्फ PS1 चाहिए, सिर्फ ATP बनेगा। नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों चाहिए, ATP और NADPH दोनों बनेंगे। डन, समझ में आ गया क्या? कहाँ होगा यही लिख देना, नॉन साइक्लिक होगा ग्रेना पर, जबकि साइक्लिक कहाँ होगा, स्ट्रोमल लैमेली पर। यहाँ पर ये पूरा रीजन लिखा हुआ है क्यों। ठीक है, और हाँ एक और चीज याद रखना, ये जो लास्ट स्टेप होता है ना बच्चों, इस लास्ट स्टेप पर जब NADP किडनैप करके NADPH बना रहा होता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है FNR, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो रिडक्शन हुआ ना, तो फेरेडॉक्सिन यहाँ पे काम आता है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR एंजाइम, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, क्लियर है क्या? ये रहा नाम देखो, NADP रिडक्टेज। तो इन्होंने लिखा है, पूछते हैं नीट में भी आएगा क्वेश्चन कि क्यों नॉन साइक्लिक ETS लैमिली पर नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रेना पे हो रहा है। उसके दो कारण है, एक तो नॉन साइक्लिक ETS को PS सेकंड चाहिए जो ग्रेना में छुपा हुआ बैठा है, लैमिली पर है ही नहीं, और दूसरा ये जो एंजाइम चाहिए NADP को किडनैप करके, जब मतलब इलेक्ट्रॉन किडनैप करके NADPH बनाना है उसके लिए, वो एंजाइम भी लैमिली पर नहीं होता। तो लैमिली पर ना तो सेकंड रैंक वाला है और ना एंजाइम है, और ये दोनों चीजें नॉन साइक्लिक के लिए चाहिए। तो नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, ग्रेना पर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखो क्या लिखा है कि द लैमिली ऑफ द ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS सेकंड। लैमिली ऑफ ग्रेना, स्ट्रोमल लैमिली की लैमिली नहीं, ये क्या लिख दिया, लैमिली ऑफ ग्रेना। ग्रेना में भी ये जो थाइलेकॉइड्स आप बना रहे हो ये लैमिली ही है, ये परतें ही हैं अलग अलग। लैमिली मींस परत, लेयर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो लेयर्स ऑफ ग्रेना है उसके पास तो 1 एंड सेकंड दोनों है, प्लस उसके पास NADP रिडक्टेज भी है, इसके पास फर्स्ट भी है, इसके पास सेकंड भी है, इसके पास FNR एंजाइम भी है, एवरीथिंग जो जो नॉन साइक्लिक के लिए चाहिए। लेकिन जो स्ट्रोमल लैमिली है, कहाँ गया, ये रहा, while the membrane have both PS1 and PS second, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, the stromal lamella, अगर हम लैमिली की बात करें तो it lack PS second as well as NADP reductase। इसके पास सिर्फ फर्स्ट है और कुछ नहीं है, इसके पास सारे सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ना इसके पास FNR है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, यहाँ शॉर्ट में NADP रिडक्टेज लिखा है, ना इसके पास PS सेकंड है, तो यहां पर नॉन साइक्लिक ETS नहीं हो सकता। डन, समझ में आ गया? बस यहां तक ही हम आज पढ़ेंगे। केमी ऑस्मोटिक क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पहले यहां तक के क्वेश्चन तो देख लें एक बार, जिसके लिए हमने ये सब पढ़ा। फटाफट देखो, a chromatography paper is shown to you and it is asked that which of the following pigment is represented by yellow color band। येलो कलर बैंड किसका आया था, येलो आया था उसका
कैरोटीनॉइड का ही तो आया था येलो। अब ये देखो, ये थोड़ा रटने वाला पार्ट है, देखना पड़ेगा हमें एक बार एग्जैक्टली येलो किस में आया था। ये रहा ना, येलो कैरोटीनॉइड में ही तो आया था। फिर ऑप्शन, अच्छा ओनली येलो कलर ज़ैंथोफिल में आया था। ठीक है भाई, होपफुली ऐसे क्वेश्चन ना ही आए, मैं तो यही प्रे करती हूँ कि इतना रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन ना ही पूछें तो बढ़िया है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ऑक्सीजन जिसमें निकल रही है वो आइडेंटिकल थे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द मैक्सिमम लाइट, चीफ पिगमेंट है ये। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मैंने तुम्हें क्या कहा, ब्लू और रेड में होता है, उसमें भी ध्यान रखना रेड 700 जो चीफ पिगमेंट की वेवलेंथ है वहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा रेड में, उससे कम ब्लू में, और ग्रीन में मिनिमम होता है। बताओ क्यों? हमें प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि जो पिगमेंट्स हम कह रहे हैं ना ग्रीन पिगमेंट्स हैं, वो विबग्योर में से ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, तो ग्रीन लाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, मिनिमम फोटोसिंथेसिस मिलेगा आपको। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स? एसेसरी पिगमेंट्स यानी चीफ पिगमेंट के सोल्जर्स दो काम करेंगे, पहला एनर्जी को इकट्ठा करके उसको देंगे, और दूसरा उसको, उसकी रक्षा भी तो करेंगे। सोल्जर्स राजा की रक्षा करते हैं, यहाँ किससे रक्षा करनी है? जब लगातार सनलाइट गिरती है बच्चों, अगर वो चीफ पिगमेंट अकेला होता ना ए, तो क्या पता वो सनलाइट से जल जाता। तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में कि एक पेपर पे अगर सनलाइट को फोकस करें हम बीम उसकी, तो पेपर में होल हो जाएगा, जल जाएगा, इतनी हाई इंटेंसिटी होती है। तो लगातार अगर सारी सनलाइट सीधा चीफ पिगमेंट पर गिरती तो वो जल जाता, उसके जलने को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन मिलती जुलती टर्म है। ठीक है, तो एसेसरी पिगमेंट फोटो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, लिखा है एनसीईआरटी में। तो दे एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ टू बी यूटिलाइज्ड, यस। दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर यानी चीफ पिगमेंट, यस। दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर यानी चीफ पिगमेंट यानी उनका राजा फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन यानी बर्निंग, डैमेज, यस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फंक्शंस कहाँ लिखे हुए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में? ये रहे, ये रहे, इस पैराग्राफ में सब कुछ है। ठीक है, देन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड आर नेम्ड, इनके नेम कैसे रखे गए हैं? बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? PS1 रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकंड इन साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे में सेकंड का कोई काम ही नहीं है। PS सेकंड रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जो PS सेकंड है नॉन साइक्लिक को शुरू करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे पूरी होती है? पानी के ब्रेकडाउन से। ठीक है, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड इज P680, बिल्कुल ठीक है। फोटो सिस्टम 1 फर्स्ट रैंक, ज्यादा मार्क्स 700, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया पहला। ठीक है, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल, लाइट रिएक्शन का एक और नाम है, जैसे डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा बच्चों? लाइट एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल। ऑक्सीजन रिलीज, बिल्कुल। वाटर स्प्लिटिंग, बिल्कुल। एडीपी एंड एनएडीपी फॉर्मेशन, जल्दीबाजी में सही मत कर देना। एडीपी और एनएडीपी कब बनेंगे? ये जो एटीपी और एनएडीपी है, जब टूटेंगे ना डार्क रिएक्शन में, वापस से टूट जाएंगे, तो यूज करना, मतलब एटीपी टूट जाएगा एडीपी में, एनएडीपीएच टूट जाएगा एनएडीपीएच एनएडीपी में। ये वाला पार्ट डार्क रिएक्शन में होगा, ना कि लाइट में। तो ए, बी एंड सी, ये सिली मिस्टेक होती है। जल्दीबाजी में हम हाफ फ्लो में एटीपी एनएडीपीएच बना आगे बढ़ गए, एटीपी एनएडीपीएच नहीं है वो। ठीक है, क्लियर? रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट। अच्छा ठीक है, करेक्ट बताना है मतलब इन शॉर्ट हमको। ठीक है भाई, बताओ। Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1. Z scheme नॉन साइक्लिक का नाम है, नॉन साइक्लिक में दोनों काम आते हैं, ये कह रहा है वन ओनली, गलत। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक, यस, साइक्लिक के लिए सिर्फ PS1 जरूरी है। साइक्लिक रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना NADPH वहां बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स की किडनैपिंग होगी, किडनैपिंग कहां होगी? नॉन साइक्लिक में, तो साइक्लिक में नहीं बनेगा। स्ट्रोमल लैमिली लैक PS सेकंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज, स्ट्रोमल लैमिली पर ना तो सेकंड है ना NADP रिडक्टेज है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं है, तभी तो ऐसा हुआ। तो हमें क्या बताना है? 2 करेक्ट बताने हैं, तो B एंड D करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, which is not true about light reaction। ठीक है, बताओ। लाइट एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर
थ्रू एक्साइटेशन ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकेंड। हमें नॉट ट्रू बताना है ना, लाइट एनर्जी कह रहा है प्रोवाइड, उसने एनर्जी दी जिससे वाटर का फोटोलाइसिस हुआ थ्रू एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस सेकेंड। ये मुझे एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रही है, ठीक है। और देखते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP। वाटर क्यों लिया इसने, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वाटर से मिले थे, फिर पीएस सेकेंड, फिर वहां जाते जाते NADP ने किडनैप किए थे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP इन नॉन साइक्लिक प्रोड्यूस 1 ATP एंड 1 NADPH। बिल्कुल ठीक है, एक ATP बनता है, एक NADPH बनता है। रिएक्शन ऑफ द टू फोटो सिस्टम्स आर नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। यस, NADP का रिडक्शन नॉन साइक्लिक में हुआ था और नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम्स की जरूरत थी, तो ये भी ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स is associated with PS second located on outer side of thylakoid membrane। ये चीज जब मैं तुम्हें केमी ऑस्मोटिक पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि अगर ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है बच्चों तो हमेशा वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है ना वो ऐसे अंदर की तरफ होती है, जिससे जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ इकट्ठे होते जाए, नॉट ऑन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। आउटर साइड पे नहीं होता, इनर साइड पर होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना था, नॉट ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, इसमें मतलब मुझे जो डाउट लग रहा था वो नहीं है, दिस इज करेक्ट वन, सो ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कहां पर आ गए हम, उस पे आ गए क्या अब, हाँ बस। अब यहाँ पर आपके वो वाले क्वेश्चंस आ गए शायद, केमी ऑस्मोटिक के आ गए क्या, हाँ देखो ये रहा, प्रोटोन ग्रेडियंट वगैरह। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साइक्लिक पाथवे ऑक्सीजन स्टार्टेड इफ ग्रीन प्लांट्स, एक मिनट बच्चों, केमी ऑस्मोटिक, हाँ ठीक है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज यहीं पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। काफी कुछ सीखा हमने, फोटोसिंथेसिस को अच्छे से विग्रसली रिवाइज किया, सारी चीजें देखी, कैसे अलग अलग भी देखा, पूरा एक साथ मिलाकर भी देखा। बट अगेन मैं वही कहूंगी बच्चों की जिस तरह से मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हें समझ में आ जाता है, वो तुम भूल जाओगे अगर तुम खुद के नोट्स बनाओगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे उन चीजों को, सब साफ हो जाएगा। आज से 3 महीने बाद फिर मैं तुम ये खोल के सेशन देखोगे ना, तुम्हें लगेगा वाह यार मैम ने कितना अच्छे से समझाया, हमें समझ आ गया। तो ये तुम पहले भी देख चुके हो, तब भी समझ आ गया था। हाँ, जब तुम 3 महीने बाद अगर दोबारा देखो और तुम्हें लगे कि हाँ यार मुझे याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसका मतलब यू आर ऑन द परफेक्ट ट्रैक, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रखनी है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि आपका एम अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।